हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद तौहीद, बायो फैकल्टी एट सर्वर क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि अगली क्लास जो होगी वो आप लोगों की मनुष्य में श्वसन से रिलेटेड होगी। मनुष्य में श्वसन को हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि मनुष्य में श्वसन पढ़ते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में श्वसन। सबसे पहले समझते हैं कि श्वसन होता क्या है। कि श्वसन जो है, क्या कहते हैं श्वसन? कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है ये। बहुत बच्चे अक्सर यही सवाल जवाब देते हैं कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम श्वसन कहेंगे। नहीं, इस प्रोसेस को श्वसन नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि श्वसन कहते किसको है। कहता है बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है जहां उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता हो। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। क्या चीजें को श्वसन किसको कहते हैं? रिटेन डाउन मैं लिख देता हूं डेफिनेशन बोर्ड पे। क्या कहते हैं श्वसन? कहता है श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है जहां उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, ब्रैकेट एटीपी, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता हो, श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। क्या कह रहा है? कि श्वसन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिस प्रक्रिया में बाहरी वातावरण से, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जिस इन्वायरमेंट में है, जिस वातावरण में है, वहां से किस चीजों को लेना? ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं जहां उसका उपयोग किस चीज के लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, एटीपी फॉर्मेशन के लिए। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने पढ़ा भी था एटीपी को क्या कहते हैं। हम एटीपी को क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। कोशिका का सिक्का भी कहा जाता है एटीपी को। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता हो, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्लियर है? फंडा समझ में आ रही बात है? मतलब जो भी चीज हम खाते पीते हैं, हमने देखा था मनुष्य के पाचन में पहले कि जो मनुष्य पाचित भोजन करता था वह कहां पहुंच जाता था? छोटी आंत में इसकी पूर्ण पाचन की प्रक्रिया होती थी, और छोटी आंत के तत्पश्चात ये भोज्य पदार्थ कहां? स्वांगीकरण होने के तत्पश्चात अवशोषण हुआ। अवशोषण होने के बाद क्या हुआ करता था? स्वांगीकरण होता था। मतलब कि छोटी आंत की दीवारों से जो भोज्य पदार्थ के अणु हैं वो निकल करके रक्त कणिकाओं में मिश्रित होते थे और वहां से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते थे। तो ये जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं ऑक्सीजन, वहां उसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? वो संचित होते हैं शरीर में। माइटोकॉन्ड्रिया, शरीर की जो कोशिका है हमारी, उस कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है
उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वह ऊर्जा संचित होता है। तो ये ऊर्जा उस समय तक नहीं ब्रेक डाउन होगा, नहीं टूटेगा, जब तक उसे क्या ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले बाहरी वातावरण से। तो ये ऑक्सीजन को हम कहां से ले रहे हैं? इस ऑक्सीजन को हम बाहरी वातावरण से ले रहे हैं और शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचा रहे हैं जहां पर जिस कोशिका के अंदर ऊर्जा क्या है, हमारा संचित है। तो इस संचित ऊर्जा को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना पड़ता है। क्लियर है फंडा? तो मतलब बेसिकली क्या है कि श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं जहां जिन कोशिकाओं में ऊर्जा संचित है। जब उन कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है तो वो संचित ऊर्जा टूटता है और टूट करके हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न जैव परिक्रमों को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, जो भी चीजें आपकी डिफरेंट टाइप, जो भी आपका विभिन्न प्रकार का कार्य है, उस कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा का उत्पादन कब होगा? जब ये टूटेगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में संचित है और इस संचित ऊर्जा को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो वो ऑक्सीजन तोड़ेगा तब जाकर के ऊर्जा का उत्पादन होगा। क्लियर है? चलिए, एक बार AMU 11 एंट्रेंस 2008 में सीधा सवाल इसी से डेफिनेशन से उठा करके पूछा गया है। डेफिनेशन से क्या सवाल पूछा गया था कि वे प्रक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं जहां उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, कहलाता है। क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। याद रखिएगा, सीधा परिभाषा से उठा करके सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था? वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से ग्रहण कर ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। दूसरा सवाल अगर हम बात करते हैं AMU 11 एंट्रेंस में जो पूछता है कि श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है। सवाल पूछा जाता है श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखते हैं, श्वसन का रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक केमिकल इक्वेशन जिसको कहते हैं। तो भैया केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर हम बात करते हैं, बड़ा ही दो इससे जरूर केमिकल इक्वेशन से बायोलॉजी में जरूर दो सवाल जरूर पूछते हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है और दूसरा श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है। ये दोनों क्वेश्चन AMU 11 एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं कि श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है। श्वसन क्या है? रासायनिक समीकरण। सबसे पहले किस चीजों को हम करते हैं? ऊर्जा जो संचित है। तो संचित ऊर्जा हमारे अंदर किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 प्लस। तोड़ते कौन है? ऐड कौन होता है? जुड़ता कौन है? हमने क्या कहा? किसको हम लेते हैं, किसको ग्रहण करते हैं बाहरी वातावरण से? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन ऐड कीजिए प्लस O2, C6H12O6 प्लस 6O2 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके उपस्थिति में कहता है? एंजाइम की उपस्थिति में। जो एंजाइम है उस एंजाइम के उपस्थिति में ये टूट करके क्या देगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP ऊर्जा। याद रखिएगा क्या चीज है? केमिकल इक्वेशन क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 उपस्थिति में किसके? एंजाइम के उपस्थिति में क्या देगा? 6CO2, 6 कार्बन के अणु देंगे, 6 जल के अणु देंगे और ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब हम डिस्कशन करेंगे कि कितनी ATP क्या है? ATP का स्टैंड भी पूछा जा चुका है सवाल में कि ATP का पूर्ण विस्तार क्या है। तो ATP का पूर्ण विस्तार एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को एक और नाम से जानते हैं, क्या है इसका नाम? याद रखिएगा, इसे कोशिका का सिक्का कहते हैं, क्वाइन ऑफ द सेल, करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको, क्वाइन कहते हैं, सिक्का कहते हैं। मतलब क्या है कि मतलब क्वाइन, सिक्का का क्या काम होता है? जो करेंसी है, नोट है, उसका काम क्या होता है कि जब आप किसी चीज को लेने जाते हो तो बदले में क्या देते हो? आप उसे नोट, सिक्का देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसे खरीदने जाए मार्कर को, तो हमें इसके बदले में क्या देना पड़ेगा? क्वाइन देना पड़ेगा, सिक्का देना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ ऊर्जा के उत्पादन के लिए शरीर में हमें क्या देना पड़ेगा?
एटीपी को देना पड़ेगा और एटीपी टूट करके क्या होगा, ब्रेकडाउन होकर के ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का सिक्का भी कहा जाता है। हाँ, अब हम जब आगे डिस्कशन करेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है और वायवीय श्वसन क्या होता है, तो उसमें हम अंतर देखेंगे कि वायवीय श्वसन में कितनी एटीपी ऊर्जा का उत्पन्न होता है और अवायवीय श्वसन के अंदर कितने एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो अलग चीज है। लेकिन याद रखिएगा केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका, रासायनिक समीकरण किसका, श्वसन का। याद रखिएगा C6H12O6 प्लस क्या होगा 6O2 उपस्थिति में किसके, एंजाइम के कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल देगा और एटीपी देगा। आपने देखा होगा कि क्या चीजें, कभी जब हम श्वासोच्छ्वास में जो उच्छ्वास करते हैं यानी एक्सहेलेशन करते हैं, जो हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लिया उसके बाद जो हम गैस छोड़ते हैं, उस गैस के दौरान क्या उपस्थित होता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। अब कहिएगा कि जल कहाँ होता है, तो कभी आप देखे होंगे कि ठंडी के टाइम में, ठंडक के समय में जब आप किसी मिरर के सामने आप अपने श्वसन के दर है उसको जब बाहर निकालेंगे तो उस मिरर पे आप देखेंगे कि जल के छोटे छोटे अणु भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बहुत कम होते हैं, गर्मी के दौरान अत्यधिक गर्मी होने के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण वो जल जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित हो जाते हैं। लेकिन ठंडक में ठंडी टेम्परेचर जो है, वातावरण का जो मौसम है, टेम्परेचर जो है वो कम होता है और जल के अणु ऊर्ध्वपातित नहीं हो पाते हैं। इसी कारणवश वो मिरर पे, आईने के ऊपर आपको जल के छोटे छोटे अणु दिखाई देते, तो वो जल हो गया। और साथ ही साथ क्या आपको उत्पन्न करते हैं, आप ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है एटीपी की जगह पे ऊर्जा भी लिखा हुआ रहेगा, तो घबराना नहीं है, एटीपी ही ऊर्जा का रूप है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है फंडा? चलिए, तो बताइएगा कि आप में से कोई, कि हमने तो श्वसन का रासायनिक समीकरण लिख लिया, लेकिन क्या बता सकते हैं कोई कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो याद रखिएगा कि श्वसन का रासायनिक समीकरण जो है वो क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को तोड़ते हैं, किसके साथ, एंजाइम के साथ मिलकर के। क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, तो AMU 11 एंट्रेंस में ये वाला सवाल जो है लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा ये सवाल हर बार 4 इक्वेशन के साथ आपको कहीं पर याद रखिएगा कि बैलेंस नहीं होगा, संतुलित समीकरण नहीं होगा। तो यदि अगर संतुलित समीकरण नहीं है अर्थात तब भी वो गलत होगा ऑप्शन। तो याद रखिएगा संतुलित के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर संतुलित के साथ समीकरण को लिखा है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप याद रखिएगा कि यही आंसर होगा, राइट। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, केमिकल इक्वेशन से ही, रासायनिक समीकरण से ही रिलेटेड है, वो सवाल को देखते हैं क्या पूछता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है। ये दोनों सवाल, श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है और प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है, ये दोनों सवाल कई बार, लगभग 3 से 4 बार दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं। आप उलट के देखिएगा क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलेगा। चलिए तो समझते हैं, बताइए प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको, हमने इसको डिस्कशन भी कर रखा, वहां पर भी हमने रासायनिक समीकरण देखा था। तो कहते हैं, रिकॉल कर रहा हूं कि पेड़ पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। यह सवाल भी पूछा जा चुका है। सौपोषी पौधे में, सवाल AMU 11 एंट्रेंस में क्या पूछा है कि सौपोषी पौधे में, सौपोषी जीवों में भोजन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है पट्टा? तो सौपोषी के लिए 4 चीजों का होना, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए होने के लिए 4 चीजों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यदि इनमें से कोई एक भी अनुपस्थित होता है तो सौपोषी जीव अपना भोज्य पदार्थ बनाने में सक्षम नहीं होगा, नहीं बना सकता है वो। तो वो 4 चीजें कौन कौन सी है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है AMU में
कि निम्नलिखित में से सौपोषी के लिए आवश्यक है। तो सौपोषी के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं यहां पर चारों चीजें लिख रहा हूं। पहला क्या चीज चाहिए आपका बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। दूसरा आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तीसरा आपका क्या चीज चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा आपका क्या चाहिए? जल, H2O। याद रखिएगा, यदि इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर अनुपस्थित होता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। क्लास 10th के पहले चैप्टर में पोर्शन पे आपने लैब में जरूर किया होगा, अगर लेबोरेटरी क्लास रूम में अगर स्कूल में कराया गया होगा तो देखा होगा आप लोगों ने, वहां पर सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये चारों एक्सपेरिमेंट है वहां पर, चारों प्रयोग है वहां पर। सिद्ध करें कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सिद्ध करें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सिद्ध करें कि जल क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यदि इन चारों में से, चारों कच्चे पदार्थों में से कोई एक भी पदार्थ यदि अनुपस्थित होता है तो पेड़ पौधा, सौपोषी जीव अपना भोज्य पदार्थ बनाने के लिए सक्षम नहीं हो पाता। क्लियर? तो देखते हैं क्या क्या चीजें चाहिए हमें यहां पर। तो देखिए, लिखिए केमिकल इक्वेशन इसका क्या कहता है? 6CO2 प्लस 12H2O किसके उपस्थिति में? 4 चीज हमें चाहिए। कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया, जल हमने ले लिया, बचा क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बचा है। और क्या बचा है जी हमारा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या देगा? बनेगा क्या? उपोत्पाद के रूप में क्या बनेगा? अभिकारक तो ये हो गया, उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। याद रखिएगा, बहुत अहम है ये दोनों रासायनिक समीकरण, दिमाग में बिठा लीजिए। अक्सर 1-2 साल सवाल बीच करके ये सवाल इससे जरूर पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर इन दोनों से रासायनिक समीकरण से सवाल नहीं थे, लास्ट 2 साल से। तो माइट बी पॉसिबल कि इस साल पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, जरा इसको याद जरूर रखिएगा। दोनों रासायनिक समीकरण, श्वसन का रासायनिक समीकरण भी और प्रकाश संश्लेषण का भी रासायनिक समीकरण, हम ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो वापस हम इस पे प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण पे हम डिस्कशन करने के लिए नहीं आएंगे। प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसका इक्वेशन लिखा ताकि आपको रिकॉल हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़े हम लोग, रब कर दे पूरा। चलिए, कहता है कि अब मनुष्य में हमें श्वसन देखना है। श्वसन हमें किस में देखना है? मनुष्य में श्वसन। तो मनुष्य में श्वसन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि कई बार जो सवाल पूछा जाता है इससे कि श्वसन अंगक, सबके अलग अलग श्वसन अंगक है, ठीक है। तो मनुष्य के श्वसन अंग की बात अगर हम करें, जैसे मछली की कोई श्वसन अंग है तो मछली का श्वसन अंग क्या है? किसको क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। उसी तरीके से मनुष्य का भी श्वसन अंग है, तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो फेफड़ा डायरेक्टली, चूंकि हम क्या है, सबसे जटिल जीव है, मनुष्य को कुदरत ने, अल्लाह ने सबसे ज्यादा जटिल जीव बनाया है। तो इस जटिल जीव के लिए क्या चीज चाहिए भैया कि ये डायरेक्टली लंग से सांस नहीं ले सकता है, फेफड़े से डायरेक्टली सांस नहीं ले सकता। तो याद रखिएगा, मनुष्य का जो श्वसन अंग है, मनुष्य का श्वसन अंग वो क्या है? फेफड़ा है। मनुष्य का श्वसन अंग, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो ये फेफड़ा आखिर कैसे, डायरेक्टली कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता, जटिल जीव है मनुष्य। तो ये जो जटिल जीव है मनुष्य, तो इसमें क्या होंगे? कुछ सहायक अंगक होंगे। इस फेफड़े से डायरेक्टली, हमारा जो फेफड़ा है कोई हम चमड़ी से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेढक के अंदर, ठीक है ना, केंचुआ के अंदर,
इन सब के अंदर वो लोग, कुछ लोग क्या कहते हैं कि गीली चमड़ी से, मॉइस्ट स्किन से अपना श्वसन को करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली फेफड़े से नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य क्या है, जटिल जीव है, इनके अंदर बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो देखते हैं कि मनुष्य के सहायक अंग क्या क्या है। तो लिखिएगा कहां से शुरुआत होता है। कहता है सबसे पहले नासिका छिद्र, नासिका छिद्र। एक बात याद रखिएगा, ये जो हम सीक्वेंस लिख रहे हैं, इस सीक्वेंस से भी सवाल पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से श्वसन का सही अंगक क्या क्या है, मतलब किस तरीके से जा पास करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नासिका छिद्र, नासिका छिद्र से कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा नासिका छिद्र से, फेरिंग्स के अंदर। याद रखिएगा कहां पहुंचेगा, फेरिंग्स के अंदर, ग्रसनी जिसको कहते हैं, ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी से वायु कहां पहुंचेगा, ग्रसनी से वायु पहुंचेगा ट्रैकिया के अंदर। याद रखिएगा किसके अंदर, ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहां पहुंचेगा, अब आया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद कहां पहुंचेगा वायु, वायु पहुंचेगा लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर पहुंचने से पहले उसके अंदर कई सारे स्टेप होते हैं, देखते हैं। पहला आएगा आपका कौन सा, ब्रोंकस। याद रखिएगा क्या आएगा, ब्रोंकस। हिंदी में भी ब्रोंकस को ब्रोंकस ही कहते हैं, इंग्लिश में भी ब्रोंकस। उसके बाद आएगा ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आएगा एल्वियोली, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका भी कहते हैं। याद रखिएगा वायु कोष्ठिका, वायु कोष्ठिका, ठीक है। तो एमयू में इससे भी सवाल पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से सही रास्ता वायु के जाने का क्या है। तो अब इसको ऑप्शन से कैसे पलट सकता है, देखते हैं। पहले कर देगा नासिका छिद्र, ट्रैकिया, बाद में ग्रसनी, तो ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा, पहले जो वायु है वो ग्रसनी के अंदर जाएगा, पहले जो है वो कहां पहुंचेगा, फेरिंग्स के अंदर पहुंचेगा, फिर कहां जाएगा आपका, ट्रैकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकियोल्स में, और फिर वायु कोष्ठिका के अंदर। क्लियर है फंडा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इससे भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में से वायु के जाने का सही रास्ता क्या है। तो वायु कैसे जाएगा, पहले नासिका छिद्र से, नासिका छिद्र से हम बाहरी वातावरण से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के तत्पश्चात हम कहां पहुंचेंगे, वायु कहां जाएगी, ग्रसनी के अंदर जाएगी, फेरिंग्स के अंदर जाएगा, फिर कहां, ट्रैकिया के अंदर, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, और देन एल्वियोली। याद रखिएगा एमी वाले वायु कोष्ठिका बहुत कम लिखते हैं, वो एल्वियोली भी लिख करके दे देते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा इसका नाम, वायु कोष्ठिका को हम क्या कहते हैं, एल्वियोली भी कहते हैं, और अंग्रेजी में एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको, एयर सैक भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, एयर सैक। मतलब फाइनली लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर जाने के तत्पश्चात जो वायु कोष्ठिका है, यहीं पर ऑक्सीजन क्या होता है, रुकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नासिका छिद्र की, नासिका की बात करते हैं। इसको रब करूं, चलिए नासिका क्या है, कहता है कि नासिका जो है वो मनुष्य के फेस पे, चेहरे के ऊपर दो उभरी हुई गोलाकार संरचना होती है, जो क्या होता है, नासिका सेप्टम के द्वारा, नासिका सेप्टम के द्वारा दो होल में, दो छिद्रों में विभाजित होता है। याद रखिएगा नासिका जो है वो क्या करता है, नासिका मनुष्य के ऊपरी भाग में, मतलब जो चेहरा है उस चेहरे के ऊपरी भाग में नोज जो है वो उपस्थित होता है। यह दो छिद्रों में विभाजित होता है। सवाल पूछा जाता है कि नासिका को दो छिद्रों में विभाजित करने वाले अंगक को क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नासिका सेप्टम। क्या बोलेंगे इसे हम, नासिका सेप्टम। याद रखिएगा नासिका सेप्टम। अब सवाल पूछा जाता है कि नासिका सेप्टम बना होता है
तो नासिका सेप्टम, अगर हम बात करें कि ये जो नोज नाक के बीच वाली है वो सेप्टम कहलाती है, नासिका सेप्टम, नोज सेप्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये आखिर बनी किस चीज की होती है? तो याद रखिएगा, एक होता है आपने पढ़ा होगा उतक चैप्टर में 9th क्लास में, अस्थि तथा उपास्थि। तो ये बना होता है बेटा जी उपास्थि का, याद रखिएगा किस चीजों का बना हुआ होता है? उपास्थि का। इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, मतलब ये लचीला होता है। देखिए अगर आप अपने नाक की हड्डी को, नाक के उपास्थि को अगर इधर उधर करेंगे तो वो इजीली क्या होगा? मुड़ सकता है। उसी तरीके से कान के अंदर भी क्या होता है? उपास्थि प्रेजेंट होता है, उपास्थि उपस्थित होता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके ट्रैकिया के अंदर भी जो वायु नली है, उस वायु नली के अंदर भी क्या होता है? उपास्थि का अपूर्ण वलय का बना होता है। चलिए जब हम आएंगे उस पर तो उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो नासिका क्या होता है? 2 छिद्रों में विभाजित होता है। किसकी मदद से? नासिका सेप्टम की मदद से। नासिका सेप्टम बना किस चीज का होता है? तो उपास्थि का बना हुआ होता है। क्लियर? अब अगर बात करें कि नासिका के अंदर क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 चीजें उपस्थित होती है नासिका के अंदर। एक तो यहां पर प्रेजेंट होता है म्यूकस ग्रंथि, और दूसरा उपस्थित होता है यहां पर टाइनी क्या चीजें? आपका बाल। छोटे छोटे नाकों के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? बाल उपस्थित होते हैं। तो ये काम क्या करते हैं? दोनों का काम है, दोनों हमारे लिए फायदेमंद है। एक क्या उपस्थित होता है? एक तो उपस्थित होता है क्या चीजें? म्यूकस ग्रंथि, और दूसरा और साथ ही साथ क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं नाक के अंदर, छोटे छोटे बाल। ठीक है, तो म्यूकस ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? म्यूकस ग्रंथि से म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? म्यूकस स्रावित होता है, जो नासिका के सतह को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। नासिका की सतह को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। इससे क्या फायदा है भैया? चिपचिपा बनाने से क्या होता है? जब भी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी बाहरी वातावरण से जब हम इसे इंगल्फ लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाहरी वातावरण में सिर्फ और सिर्फ हमें कोई प्योर O2 नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कोई आप ऑक्सीजन सिलेंडर से तो ले नहीं रहे हैं कि बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाएगा। आपको क्या भैया? बाहरी वातावरण में धूलकण है उपस्थित, तो इस ऑक्सीजन में क्या मिला होगा बेटा जी? धूलकण मिला होगा। उसके साथ ही साथ क्या मिला रहता है? इसमें बहुत सारे जीवाणु मिले हुए होते हैं, बहुत सारे रोगाणु कीटाणु विषाणु मिले हुए रहते हैं। तो ये म्यूकस जो है सतह को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। तो इसके कारणवश नाक के जो म्यूकस किस निकला हुआ, म्यूकस ग्रंथि से, ग्लैंड से जो म्यूकस निकला है, चिपचिपा होने की वजह से वो क्या करता है? धूल के कण को, रोगाणु कीटाणु विषाणु को क्या करते हैं? वो चिपका लेते हैं अपने अंदर, जिससे क्या होता है कि वो धूल के कण या रोगाणु कीटाणु क्या होते हैं? हमारे फेफड़े तक नहीं जा पाते। तो इससे क्या होता है हमारा यहाँ पर? मतलब म्यूकस ग्रंथि से निकला हुआ म्यूकस क्या काम कर रहा है? वायु के शुद्धिकरण का में मदद कर रहा है, वायु को क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है। मतलब जो प्योर ऑक्सीजन आप नहीं ले रहे हैं बाहरी वातावरण से, तो उसको प्योर करने में क्या करता है? शुद्ध करने में क्या करता है? ये मदद करता है। साथ ही साथ नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उपस्थित, ये बाल भी क्या करते हैं? वायु के शुद्धिकरण में मदद करते हैं। जो छोटे छोटे बाल है, उस बालों के अंदर भी क्या होते हैं? धूल के कण, जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु, विषाणु क्या होते हैं? जाकर के फंस जाते हैं। तो फंसने के तत्पश्चात वो फेफड़े तक तो जा नहीं पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मछली पकड़ने के लिए मछुआरा क्या करता है? जाल लगा देता है, तो उस जाल में सारी मछलियां फंस जाती है। तो ठीक वैसे ही कुदरत ने क्या किया है कि वायु को शुद्ध करने के लिए, वायु में उपस्थित जो धूलकण है, आपके रोगाणु कीटाणु विषाणु है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उस सूक्ष्म जीव वो क्या करते हैं? इस छोटे छोटे बालों के अंदर जाकर के फंस जाते हैं, जिसके फंसने की वजह से क्या होता है कि जो वायु है वो वायु क्या हो गया? पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। समझ में आ रही बातें? चलिए अब क्या कहता है कि जो एक सवाल पूछा जाता है कि स्मोक पर्सन, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है भैया? जो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो अक्सर देखा होगा उन लोगों ने क्या करते हैं? नाक से, नासिका से क्या करते हैं?
सिगरेट के धुएं को निकालते हैं। तो सिगरेट के धुएं निकलने की वजह से एक तो उनकी म्यूकस ग्रंथि भी कुछ डैमेज होती है, खराब होती है, साथ ही साथ जो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल हैं वो बाल क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से नासिका के अंदर उनकी म्यूकस की ग्रंथि से म्यूकस का भी स्रवण कम हो पाता है और जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी अनुपस्थित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली क्या करते हैं, धूल के कण को या रोगाणु कीटाणु विषाणु को क्या करते हैं, अपने फेफड़े के अंदर लेते रहते हैं। समझ में आ रही बातें? चल क्लियर है फंडा? चल आगे बढ़े, उतारिएगा इसको। तो सवाल, नासिका विभाजित होता है किसकी मदद से? नासिका छिद्र में विभाजित होता है किसकी मदद से? नासिका सेप्टम की मदद से। नासिका सेप्टम बना किस चीज का होता है? उपास्थि का बना हुआ होता है। नासिका के अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं? म्यूकस ग्रंथि और छोटे छोटे बाल। ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं वायु के शुद्धिकरण का। वायु के शुद्धिकरण से क्या तात्पर्य है? वायु के शुद्धिकरण से तात्पर्य ये है कि जो बाहरी वातावरण से हम लेते हैं वायु को, वो वायु बिल्कुल प्योर शुद्ध नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ रोगाणु कीटाणु विषाणु धूल के कण ये सब उपस्थित होते हैं। तो उसको क्या करता है? छन्नीकरण करने का कार्य करता है। उतारिएगा इसे। आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं कि नासिका के बाद जो फूड है, सॉरी फूड कह रहा हूं, वायु जो है वो कहां पहुंचा? नासिका के बाद पहुंचा बेटा जी ग्रसनी के अंदर। याद रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज। ग्रसनी जो है वो फेरिंग्स को कहते हैं और ग्रास नली जो है वो ईसोफेगस को कहते हैं। दोनों में अंतर है, बच्चे अक्सर कंफ्यूजन रहते हैं ग्रसनी और ग्रास नली में। तो ग्रसनी हम किसको बोलेंगे? ग्रसनी हम बोलेंगे फेरिंग्स को, और ग्रास नली हम किसको बोलेंगे? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ईसोफेगस। तो दोनों अंतर है, ठीक है। जो ग्रसनी है, सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से सामान्य रास्ता जल और भोज्य पदार्थ के लिए क्या है? सवाल क्या है? निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थ तथा वायु के लिए सामान्य रास्ता क्या है? वायु प्लस भोज्य पदार्थ। तो जो वायु है वो तो आपने नासिका से लिया, नासिका छिद्र की मदद से, और भोज्य पदार्थ जो आपने कहां से लिया? मुख गुहा से लिया। तो ये दोनों के दोनों एक ही रास्ते से जाते हैं। कहां एक ही रास्ता क्या होता है उनका? वो होता है ग्रसनी। याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। कॉमन पैसेज, सामान्य रास्ता। तो सामान्य रास्ता हम किसको बोलेंगे? सामान्य रास्ता कह लीजिए, कॉमन पैसेज कह लीजिए। तो कॉमन पैसेज जो है वो क्या है आपका? ग्रासनी, ठीक है। यहां तक भोज्य पदार्थ और वायु दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक ही रास्ते से जाते हैं। क्लियर है फंडा? चलिए आगे बढ़े। तो आगे अब कहता है कि ये जो ग्रास नली है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये ग्रास नली से आया भोज्य पदार्थ। अब यहां से आने के तत्पश्चात क्या होता है कि ये अलग जाता है, यानी ग्रास नली से भोज्य पदार्थ क्या होंगे? कहां पहुंचेंगे? सॉरी, ग्रसनी से भोज्य पदार्थ कहां जाएंगे? ट्रैकिया में। ग्रसनी से जो वायु है वो वायु कहां पहुंचेगा? वो वायु पहुंचेगा कहां? ट्रैकिया के अंदर। और ग्रसनी से जो भोज्य पदार्थ है वो कहां पहुंचेगा? ग्रास नली में। तो इन दोनों का यहां से ग्रसनी से क्या होता है? रास्ता अलग होता है। तो अलग करने के लिए यहां पर उपस्थित होते हैं, यहां से दो ट्यूब की तरह विभाजित होती है, और इन दोनों के ऊपर एक उपास्थि का क्या होता है? ढक्कन उपस्थित होता है। हंसने वाली बात नहीं है। ढक्कन मतलब क्या कहता है? उपास्थि का एक फ्लैप, कवर उपस्थित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। सवाल इससे भी पूछा जा चुका है।
आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे सवाल नहीं पूछा गया, हर टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। 1 साल 2 साल बीच करके हर टॉपिक से उठाते हैं। कहता है कि वायु, सवाल क्या पूछा गया था, वायु तथा भोज्य पदार्थों को विभाजित करने में कौन मदद करता है। तो विभाजित करने में यानी पृथक करने में कौन मदद करता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो एक ढक्कन नुमा संरचना है जो ग्रसनी के ऊपर भी और ग्रास नली के ऊपर भी, यानी ट्रैकिया और किसके ऊपर, इसोफेगस, भोज्य पदार्थों के लिए यानी फूड पाइप और विंड पाइप के ऊपर क्या होता है, उपस्थित होता है। आपने देखा होगा कि पानी पीते वक्त, कभी बॉटल से पानी पीते हैं तो देखा होगा कि जब पानी पीते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जो एडम्स एप्पल है आपकी वो ऊपर नीचे करती रहती है। या किसी भी चीज को, एक पानी की घूंट भी पियो, एक बूंद भी, तो आप उसे क्या करना पड़ता है, एक इंटरनली अंदर की तरफ आपको क्या करना पड़ता है, दबाव लगाना पड़ता है, प्रेशर डेवलप करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। तो उस खींचने की वजह से क्या होता है कि जो भोज्य के पदार्थ हैं वो भोज्य पदार्थ कहां, भोज्य नली में जाएंगे, क्योंकि वो कहां पहुंचना है, उन्हें अमाशय में पहुंचना। और जो हवा है, वायु है, उसे कहां पहुंचना है, फेफड़े में पहुंचना। तो यदि अगर दोनों सेम रास्ते से जाएं तो अगर भोज्य पदार्थ कहां पहुंच जाएंगे, ट्रैकिया में पहुंच जाएंगे, तो वो तो फेफड़े में चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उन्हें जाना कहां है, अमाशय में। तो इसको पृथक करने में, इसको ढक्कनुमा संरचना को कौन मदद करता है, ये एपिग्लॉटिस मदद करता है। याद रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है इससे, तो सवाल याद रखिएगा, ठीक है। तो अब काम क्या होता है, कभी कभी क्या कहते हैं कि जब हम खाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो उस दरमियान क्या होता है कि कुछ भोज्य के पदार्थ यदि क्या होते हैं, भोज्य के जो कण है, वो टुकड़े कण क्या होते हैं, यदि अगर ट्रैकिया के अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, ट्रैकिया के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होने लगता है, कहते हैं ना सरक जाना, छींक जाना, कफिंग होने लगता है आपको। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आप सरकते हैं, खांसते हैं, तो खांसने के दरमियान क्या करते हैं आप, अंदर से प्रेशर लगाते हैं बाहर की तरफ। तो जो भोज्य के पदार्थ गलती से कहां आ गए थे, आपके वायु नली के अंदर आ गए थे। ये आपका वायु नली है, वायु नली है, तो जो वायु नली के अंदर आ गए थे, और ये आपका भोज्य नली है। तो जो पदार्थ भोज्य नली के अंदर जाना चाहिए वो कहां आ गया था, आपका वायु नली के अंदर। तो ऐसी स्थिति में आप क्या होते हैं, सरकते हैं, कफिंग करते हैं, खांसते हैं, और खांसने की वजह से जो भोज्य के कण वायु नली में आए थे वो पुनः कहां आते हैं, आपके ग्रसनी में आते हैं, और फिर उसे एपिग्लॉटिस वापस कहां भेजता है कि भाई आपका रास्ता कौन सा है, भोज्य पदार्थ है आप, और आप किससे जाएं, भोज्य नली से होकर के जाए। तो वो खाना किधर से जाएगा, आपका भोज्य नली से होते हुए अमाशय के अंदर पहुंचेगा। क्लियर है। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि जो भोज्य के कण है, मतलब सही से उस भोज्य के कण को हम चबाते नहीं है, जो टुकड़ा है उसको चबाते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भोज्य के कण है, वो भोज्य के कण कहां आकर के रुक जाते हैं, इस एपिग्लॉटिस के ऊपर। तो अब एपिग्लॉटिस का मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको हिकअप्स, हिचकियां आने लगती है। देखा होगा कि अक्सर, तो जब आप पानी पीते हो तो क्या होता है, हिचकी आपकी रुक जाती है, हिकअप्स आपका रुक जाता है। तो होता क्या है कि जब आप पानी पीते हो तो पानी का फोर्स लगता है इस पे, धार लगती है इस पे, तो उस धारा की वजह से जो जल के भोज्य पदार्थ के कण एपिग्लॉटिस के ऊपर रुके थे वो इधर उधर होते हैं और वापस भोज्य नली से होकर के कहां पहुंचते हैं, अमाशय में पहुंचते हैं। तो याद रखिएगा सवाल इससे कि ढक्कन नुमा संरचना वायु नली और भोज्य नली के ऊपर उपस्थित होते हैं। जो भोज्य के कण को वायु नली में जाने से रोकते हैं कहलाता है, क्या कहलाएगा, आपका एपिग्लॉटिस कहलाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं, हम बात करते हैं ट्रैकिया पे, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं वायु नली या श्वास नली भी इसको बोलते हैं। ये सब के सब क्या है, आपके ग्रसनी भी आपका क्या था, सहायक अंगक था, ठीक है ना। ट्रैकिया भी आपका क्या है, सहायक अंगक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो जो आपकी ट्रैकिया है ना, वो ट्रैकिया किसका बना हुआ था। सवाल पूछा गया है एमयू में क्या, कि ट्रैकिया बना होता है, ट्रैकिया किस चीज का बना हुआ होता है भाई, ट्रैकिया जो है
वो उपास्थि के अपूर्ण वलय का बना हुआ होता है। हाफ रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं जिसको। किस चीज का बना हुआ होता है? हाफ रिंग ऑफ कार्टिलेज का, उपास्थि के अपूर्ण वलय का। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का, जैसा आपने देखा होगा वॉश बेसिन के नीचे जो पाइप लगे हुए रहते हैं, उसी नुमा संरचना क्या होती है हमारे अंदर, यहां से उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, जो विभाजित होकर के कहां पहुंचता है? लंग्स में आता है, फेफड़ों के अंदर आता है। तो सवाल क्या पूछा गया है कि ट्रैकिया वायु नली जो होती है वो बनी होती है, किस चीज की बनी होती है? उपास्थि के अपूर्ण वलय का बना हुआ होता है। उपास्थि के हाफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि के अपूर्ण वलय का बना होता है। क्यों बना हुआ होता है? क्या काम करता है? क्यों कुदरत ने इसे उपास्थि का बनाया? कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तो रीजन है इसके पीछे भी। क्या रीजन है देखते हैं। कभी आपने, एक एग्जांपल लेते हैं, कभी आपने सिकंजी पिया होगा? बिल्कुल पिया होगा। फ्रूटी भी पिया होगा? बिल्कुल पिया होगा भाई। तो जब आप सिकंजी पीते हो तो सिकंजी का स्ट्रॉ कभी कभी आप अगर तेजी में खींचते हुए रहते हो तो सिकंजी का स्ट्रॉ क्या हो जाता है? आपस में पिचक जाता है, कोलैप्स कर जाता है। क्या होगा जल्दी जल्दी में अक्सर। लेकिन क्या कभी फ्रूटी का वाला जो पाइप होता है, जो स्ट्रॉ होता है, वो कोलैप्स किया, पिचका है आपस में? नहीं पिचका होगा। अंतर क्या है? क्यों नहीं पिचका? रीजन ये है, कारण ये है कि जो सिकंजी वाला स्ट्रॉ होता है, पाइप होता है, वो क्या होता है? बहुत थिन प्लास्टिक का बना होता है, पतले प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इस कारणवश वो क्या होता है कि यदि आप प्रेशर ज्यादा लगाते हो तो वो क्या होता है? आपस में कोलैप्स कर जाता है, पिचक जाता है। लेकिन जो फ्रूटी का है वो पाइप जो है, स्ट्रॉ जो है, वो क्या होता है? हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठोस प्लास्टिक का। तो ऐसी स्थिति में उस पर कितना भी आप प्रेशर लगा लो नहीं दबता है। वायु का प्रेशर खींचने के दौरान, मैं रोलिंग प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जब आप वायु से खींचोगे उसे कितना भी, जूस को कितनी भी तेजी में, तो वो कभी कोलैप्स नहीं करता, कभी नहीं पिचकता। यही रीजन है कि जब हम वायु को खींचते हैं अंदर, जब वायु इसके अंदर से जाता है तो क्या होता है कि हमारे ट्रैकिया के ऊपर भी क्या होता है? एक दबाव उत्पन्न होता है, एक प्रेशर उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये जो दबाव है, तो यदि अगर ये दबाव बढ़ जाए, जैसे आप सिकंजी पीते वक्त दबाव अगर बढ़ा देते हो तो क्या होता है? वो आपस में पिचक जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि अगर ये उपास्थि का ना बना हुआ होता, कौन? ट्रैकिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि ये आपस में पिचक जाता, कोलैप्स कर जाता। तो उपास्थि का काम क्या होता है? ट्रैकिया को क्या काम करता है? या वायु के इनहेलेशन में, वायु को जब हम अंदर की तरफ खींचते हैं या बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह किसको? ट्रैकिया को, यानी श्वास नली को पिचकने से बचाता है। एनसीईआरटी का बाकायदा लाइन है ये, याद रखिएगा। ट्रैकिया किस चीज का बना हुआ होता है? उपास्थि के अपूर्ण वलय का। सवाल एमयू 2014 में ये सवाल पूछा गया, उलट करके देखिएगा। 2014 में ये सवाल पूछा गया है क्या कि ट्रैकिया जो है वो बना हुआ होता है किस चीज का? उपास्थि के अपूर्ण वलय का बना हुआ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों बनता है, क्या रीजन है कि इसे उपास्थि के अपूर्ण वलय का बनाया गया, तो रीजन ये है कि जब वायु को, कारण ये है कि जब वायु को हम क्या करते हैं? अंदर की तरफ खींचते हैं, यानी श्वासोच्छ्वास करते हैं। जो कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है हिंदी में? श्वासोच्छ्वास। और ऑक्सीजन को छोड़ना उच्छ्वास। और इन दोनों के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे उस पर भी। तो श्वासोच्छ्वास के दौरान और उच्छ्वास के दौरान, इन दोनों के दौरान ट्रैकिया पे क्या होता है? दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के कारण ट्रैकिया आपस में पिचक ना जाए, इसीलिए क्या हुआ है? बना हुआ है, उपास्थि के अपूर्ण वलय का बना हुआ होता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि क्या ट्रैकिया के अंदर वायु के छन्नीकरण होने का कार्य होता है? जी, बहुत कम, थोड़े मात्रा में होता है। क्या होता है? जो ट्रैकिया की दीवार है, आंतरिक दीवार है, ये दीवारें किस चीज से, इससे क्या होता है? म्यूकस स्रावित होता है। मतलब यहां भी चिपचिपा स्तर उपस्थित है।
तो इस चिपचिपे उप स्तर के होने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जीवाणु है, विषाणु है, रोगाणु है या धूल के कण है, वो भी थोड़े बहुत मात्रा में क्या होते हैं, इस ट्रैकिया के अंदर छन्नीकरण होते हैं, मरते हैं। समझ में आ रही बातें? इसलिए क्या कहा गया है कि एटलीस्ट क्या करें आप, दिन भर में 3 से 4 बार क्या करें आप, अपने नाकों का श्रवण आगे की तरफ, मतलब नाकों को सरके अच्छे से, ताकि जो भी आपके फिल्ट्रेशन डस्ट पार्टिकल्स वगैरह फंसे हैं आपके नासिका छिद्र में या कफिंग करे खांसे, तो इसकी वजह से जो कफ है, म्यूकस है, वो सब के सब क्या होंगे, कफ के साथ, धूल के साथ क्या होंगे, धूल का जो जीवाणु रोगाणु कीटाणु है वो सारे के सारे क्या होंगे, निकल जाएंगे। क्लियर? और फेफड़े तक जाने से बचेंगे। क्लियर है फंडा? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, देखते हैं फेफड़ों। यदि हम फेफड़े की बात करें तो जो फेफड़ा है हमारा वो क्या होता है, स्पंजी। फेफड़ा कैसा होता है आपका, स्पंजी होता है, गुलाबी नुमा संरचना होती है। ठीक है, गुलाबी एक स्वस्थ आदमी के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जो स्मोक पर्सन होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर इसकी कलर गुलाबी नहीं मिलेगी आपको। वो धीरे 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 क्या होगा, रेडिश ब्राउन, टैन ब्राउन की तरह धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, गंदा होता जाएगा। क्लियर है? या अगर आप ज्यादा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री में, तो इन सब के भी अंदर क्या होते हैं, ऐसे गुलाबी नहीं मिलेगी। एक स्वस्थ बचपन में, मतलब जब आप बिल्कुल स्मोक्स वगैरह नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तब इसकी ऐसी संरचना होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या होता है कि ये था आपका ट्रैकिया। चलिए भाई ट्रैकिया, ट्रैकिया में देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। ट्रैकिया जो है हमारा वो क्या होता है, ट्रैकिया वो 2 ट्यूब की तरह संरचना में विभाजित होता है। ट्रैकिया जो है हमारा वो 2 ट्यूब की तरह संरचना में विभाजित होता है, जो कहलाता है, क्या कहलाएगा आपका, ब्रोंकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रोंकस। ठीक है, तो ब्रोंकस भी जो है वो आपका क्या है, उपास्थि के अपूर्ण वलय का बना हुआ होता है। क्लियर है? ब्रोंकस भी आपका क्या होता है, उपास्थि के अपूर्ण वलय का बना हुआ होता है। इधर भी वैसे होगा, मैं एक ही तरफ बना रहा हूं। ठीक है ना, यहां पे थोड़ा सा हमने रखा है ये चीजें, ये कहलाता है एरिया कार्डियक नॉक, जो हृदय को अपने अंदर रखता है। हृदय थोड़ा सा क्या होता है, क्या कहा गया, हृदय जो है वो थोड़ी सी बाईं तरफ, स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो बाईं तरफ हल्की सी झुकी हुई रहती है, जो इस तरफ, जो फेफड़े को थोड़ी सी छोटी करती है। बाय, चलिए बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे जो है फेफड़े के अंदर 2 ट्यूब नुमा संरचना के अंदर विभाजित हुआ। ये जो ट्यूब नुमा संरचना है वो फर्दर फेफड़े के अंदर इंटर किया और अंदर जाने के तत्पश्चात कई और ट्यूब में विभाजित हो गया। कई और ट्यूब जैसी संरचना में क्या हुआ, विभाजित हुआ। तो ये जो कई और ट्यूब नुमा संरचना है, ये ट्यूब नुमा संरचना क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी क्या चीजें, ब्रोंकियोल्स। क्या कहलाएगा आपका ये, ब्रोंकियोल्स, याद रखिएगा। अब ये जो ब्रोंकियोल्स है, ये ब्रोंकियोल्स भी क्या होता है, आगे और डिवाइड होता है। कैसे, ब्रोंकियोल्स जो है
वो एक फर्दर अंतिम में आकर के क्या होता है, एक गुब्बारे जैसी संरचना में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जिस गुब्बारे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, वायु कोष्टिका या एयर सैक या एल्वियोली। ये आपका क्या था, ये सब ब्रोंकस था। तो ब्रोंकस फर्दर क्या हुआ, और ट्यूब जैसी संरचना में विभाजित हुआ। इस ट्यूब जैसी संरचना को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स याद रखिएगा, चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकियोल्स है वो आगे फर्दर क्या होते हैं, गुब्बारे जैसी फूल जैसी संरचना में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। जिस फूल जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, इस फूल जैसी संरचना को हम कहते हैं एल्वियोली या वायु कोष्टिका या एयर सैक भी बोलते हैं इसको। क्लियर, समझ में आ रही बातें। चलिए याद रखिएगा कि कहीं पर भी ना ही नासिका छिद्र के अंदर गैसों का आदान प्रदान हुआ था, ना ही ग्रसनी के अंदर, ना ही ट्रैकिया के अंदर, ना ही ब्रोंकस, ना ही ब्रोंकियोल्स। कहां आकर के होगा, गैसों के आदान प्रदान जो होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन। सवाल पूछा जाता है गैसों का आदान प्रदान कहां होगा, तो गैसों का आदान प्रदान कहां होगा, वायु कोष्टिका के अंदर। बाकी जितने हैं, नासिका छिद्र हो गया, ग्रसनी हो गया आपका, ट्रैकिया हो गया आपका, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता है, पैसेज है जो वायु को बाहरी वातावरण से खींच करके कहां तक लाता है, वायु कोष्टिका तक लाता है। क्लियर है फड्डा। चल आगे बढ़े, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। भैया कहता है वायु कोष्टिका क्या काम करता है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, फूलता है काफी। जामिया मिलिया इस्लामिया में सवाल क्या पूछा गया था, जामिया में, कि वायु कोष्टिका जो है वो क्या काम करता है। काम क्या करता है, ये सरफेस एरिया को, यानी सतह को ये क्या करता है, जनत्वीय सतह को ये क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे जो वायु है वो ज्यादा से ज्यादा लंग्स, फेफड़े के अंदर क्या हो सके, रुक सके। तो कितने वर्ग स्क्वायर मीटर यह सतह को उपलब्ध कराता है, तो याद रखिएगा यही सवाल था, कितने वर्ग मीटर, 400 से 800 वर्ग मीटर स्क्वायर क्या करता है, ये सतह उपलब्ध कराता है। दोनों लंग्स की बात हो रही है, दोनों फेफड़े की बात हो रही है। दोनों फेफड़ों के अंदर वायु को रहने के लिए कितनी सतह उपलब्ध कराती है, लगभग 400 से 800 वर्ग मीटर स्क्वायर। क्लियर है फंडा। आगे बढ़े, चलिए आगे अब हम देखते हैं, ये सवाल जामिया में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या कहता है, हम एक वायु कोष्टिका को उठाते हैं। हमने यहां पर एक वायु कोष्टिका को उठाया और बना दिया, ये ठीक है। ये जो वायु कोष्टिका है इसके अंदर कैसे, हमने क्या कहा, सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, लिख लीजिएगा, गैसों का आदान प्रदान होने की प्रक्रिया संभव कहां होती है, वायु कोष्टिका के अंदर, एल्वियोली के अंदर, किसके अंदर, एयर सैक के अंदर। चलिए देखते हैं यहां पर आखिर ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि जो एयर सैक है, जब हम लेते हैं एयर को, तो कोई हम तो फिल्टर करके बाहरी वातावरण से, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हम ऑक्सीजन को ही लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है सारी चीजें। चलिए तो हम यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन, O2, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था एक टॉपिक, क्या चीजें टॉपिक था, विसरण। विसरण कहते किसको है, क्या फिर से रिकॉल कर रहा हूं मैं, विसरण किसको कहते हैं, कहता है कि गैसों और द्रव्य पदार्थों के अणुओं का आदान प्रदान अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो यहां पर भी कौन सा प्रोसेस होगा,
विसरण की प्रक्रिया लागू होगा। याद रखिएगा सवाल क्या, सवाल यह है कि वायु कोष्ठिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य विसरण के द्वारा। याद रखिएगा किसके थ्रू? वायु कोष्ठिका के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? वो हो रहा है किसकी मदद से? कौन से प्रक्रिया के द्वारा? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। देखते हैं होता क्या। चलिए, क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया, श्वासोच्छ्वास के दौरान आपने लिया, श्वासोच्छ्वास किया श्वसन के दौरान, उसमें ऑक्सीजन भी आया यहां बेटा जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आया, नाइट्रोजन भी आया, सब आया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए। तो हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना है। तो याद रखिएगा कि ये जो वायु कोष्ठिका होती है इसके चारों तरफ रक्त केशिकाओं का घना जाल उपस्थित होता है। क्या होता है? रक्त केशिकाओं का घना जाल उपस्थित होता है। अब जाहिर सी बात है भैया, रक्त केशिका है तो इस रक्त केशिका के अंदर क्या होगा? रक्त उपस्थित होगा। क्लियर? और इस रक्त के अंदर क्या होगा? इस रक्त के अंदर होगा आरबीसी, लाल रक्त कणिका। और इस लाल रक्त कणिका के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, HB बोलते हैं ना जी। और हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं क्या चीजें भैया? श्वसनीय वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? श्वसन वर्णक कौन सा है? तो श्वसन वर्णक जो है वो मनुष्य के अंदर जितने भी मैमल्स हैं उन सारे मैमल्स के अंदर, स्तनपायी जितने भी है मैमल्स, दैट मीन स्तनपायी, अभी पढ़ेंगे जैवों में विविधता, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जितने भी स्तनपायी है उन सब स्तनपायी के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जो श्वसन वर्णक है वो श्वसन वर्णक क्या है? वो श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है भैया कि ऑक्सीजन का वाहक किसको कहते हैं? तो कहता है ऑक्सीजन का जो वाहक है वो कहलाता है हीमोग्लोबिन। जो आपका HB है हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं, कंडक्टर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? कहता है हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को ढोने का कार्य करता है। समझ में आ रही बात है? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को अपने साथ बांधने की क्षमता रखता है। समझ में आ रहा बात? हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के 4 अणु को बांधने की क्षमता रखता है। क्लियर है? तो यहां रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन उपस्थित है। तो इसके अंदर याद रखिएगा, किसके अंदर? ये जो रक्त है जो कहां से आया है? शरीर के विभिन्न भाग से। तो शरीर के विभिन्न भाग से आया है तो मतलब उसके अंदर क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा। नहीं समझ में आ रहा? मतलब शरीर जब हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन देखिए तो क्या उपोत्पाद के रूप में क्या बनता था? फिर से मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखिएगा C6H12O6 प्लस 6O2 क्या देगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। यही तो दे रहा था ना जी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए क्या है? अशुद्ध है, हार्मफुल है। ठीक है, हमारे लिए ये हानिकारक है और अगर ये हमारे शरीर के अंदर रहे तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी अवशेषी पदार्थ होते हैं, जो भी उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनते हैं, उस क्रिया को जो हानिकारक होते हैं उसे हमें क्या करना पड़ता है? शरीर से निष्कासित करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो हमें श्वसन की क्रिया के दौरान ही तो उसे निकालना पड़ेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? रक्त के साथ मिलेगा और कहां पहुंच जाएगा? फेफड़े के पास। तो इसके अंदर जो रक्त है, रक्त केशिका के अंदर, इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या है?
ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर बड़ा ही थोड़ा सा टिपिकल है, और थोड़ा सा ध्यान अगर सही से दीजिएगा बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। इस रक्त केशिका के अंदर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से आए हुए रक्त, इस रक्त के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है। हमने बाहरी वातावरण से किसको ग्रहण किया है, ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन कहाँ है आपका, वायु कोशिका के अंदर। तो यहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या कहता है, प्रकृति क्या कहता है कि यदि अगर किसी चीज की सांद्रता एक मीडियम में ज्यादा है तो वो एक जहां ज्यादा होगा वहां से क्या होगा, कम में रूपांतरित होगा। तो यहां देखेंगे अगर आप तो ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है यहां पर, किसके अंदर, वायु कोशिका के अंदर ज्यादा है। तो ये निकल करके कहां पहुंचेगा, रक्त केशिका के अंदर। ठीक है, रक्त केशिका में क्या है, रक्त में क्या उपस्थित है, हीमोग्लोबिन। जो रुधिर के अंदर, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक। तो ऐसी परिस्थिति में हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन को बांध लेगा, और बांधने के तत्पश्चात क्या करेगा, यहां से सीधा कहां पहुंचाएगा, हृदय में। समझ में आ रही बात, हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर पहुंचाएगा, किसकी मदद से, फुफ्फुस शिरा की मदद से। याद रखिएगा सभी शिराएं जो होती है वो क्या होती है, अशुद्ध रक्त को ढोने का कार्य करता है। लेकिन कौन सा आपका, फुफ्फुस शिरा एक अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक लाने का कार्य करता है। रिकॉल करूंगा जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ूंगा, नियंत्रण वो पढ़ूंगा पे क्या कहते हैं, परिवहन चैप्टर, तो उसमें हम देखेंगे, फिर रिकॉल करेंगे इस चीजों को। तो फुफ्फुस शिरा क्या है, एक अपवाद है जो क्या करता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को कहां लाता है, हृदय के अंदर। क्लियर है फंडा। चलिए अब इस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में जो रक्त केशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या होगा, निकल करके कहां आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायु कोशिका के अंदर क्या है, कम है, लेस है, रक्त के अंदर क्या था, ज्यादा था। तो प्रकृति क्या कहता है, रूपांतरण किधर से होगा, अधिक से कम में। अधिक कहां है, रक्त के अंदर, कम कहां है, वायु कोशिका के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, रक्त से निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंचेगा, वायु कोशिका में। अब वायु कोशिका में आ गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, हम कहां छोड़ेंगे, ब्रोंक्यूल्स को देंगे, ब्रोंकस को, ट्रैकिया को, ग्रसनी को, नासिका के द्वारा हम उसे क्या करेंगे, बाहरी वातावरण में निकाल देंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से निकालकर बाहरी वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उच्छ्वास कहेंगे। क्लियर। चलिए और इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल क्या, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर फेफड़े तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। क्लियर। और श्वासोच्छ्वास और उच्छ्वास, इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। नहीं आ रहा समझ में, ऑक्सीजन को लेकर के फेफड़े के वायु कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। ठीक है, वायु कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कहां छोड़ने की प्रक्रिया को, बाहरी वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उच्छ्वास कहेंगे। और इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। क्लियर। एनसीईआरटी में लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, देखिएगा सवाल पूछा गया कि उच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास, इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। चलिए तो यहां पर समझ में आ रहा है क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य क्या हुआ आपका, किस चीजों का, सामान्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान मनुष्य कर लिया। और वो ऑक्सीजन कहां पहुंचा, हृदय में, किसकी मदद से, फुफ्फुस शिरा की मदद से। और कौन ले गया उसे, हीमोग्लोबिन। तो इसलिए हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं O2 का, यानी ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ऑक्सीजन का वाहक। भाई कंडक्टर, बस में जाते हो आप, बस वाले को टिकट का पैसा देते हो, वो बस वाला दिल्ली से अलीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से अलीगढ़ छोड़ देता है आपको, तो ऐसी तो वो उसको क्या कहते हैं,
कंडक्टर कहते हो ना, वाहक कहते हो ना, चालक एक होता है चालक जो चलाता है, और एक होता है वाहक जो आपको ढोए ले जाए। तो वो कौन ले जा रहा है आपको? O2 को कौन ले जा रहा है? ऑक्सीजन को कौन ले जा रहा है? ऑक्सीजन को ले जा रहा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का वाहक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऑक्सीजन को ढोता है। कितने? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को जोड़ने की, बांधने की अपने साथ क्या रखता है? क्षमता रखता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। तो इसे आप लोगों ने नोट किया? चलिए, कहीं कोई डाउट तो समझ चलिए मैं एक बार इसे और रिकॉल कर देता हूं। अक्सर बच्चों को इसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कैसे हो गया है? ठीक है ना, हमने क्या किया, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, हमने क्या किया? ऑक्सीजन को नासिका के द्वारा ग्रहण किया। ठीक है, नासिका से एयर कहां पहुंचा, वायु कहां पहुंचा? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहां पहुंचा? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहां पहुंचा एयर? ट्रैकिया से पहुंचा आपका कहां? ब्रोंकस। ब्रोंकस से कहां पहुंचा? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल से कहां पहुंचा आपका? वायु कोष्टिका में। हमने एक वायु कोष्टिका को यहां उठाया और यहां हमने लेकर के क्या कर दिया? बनाया। हमने क्या किया भैया कि जो एयर लिया है, जो हमने बाहरी वातावरण से वायु लिया, उसमें तो हम फिल्टर करके नहीं ना लिए कि सिर्फ हम ऑक्सीजन को ही चूज कर लिए कि आओ भाई ऑक्सीजन तुम ही आओ, तुम्हें ही हमें जरूरत है। नहीं, हम एयर हमारे साथ सारा मिक्सचर ऑफ गैसेज आता है। तो जब मिक्सचर ऑफ गैसेज आता है, पूरा मिश्रण आता है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत है किस चीजों की भैया? ऑक्सीजन की। तो हम किसको लेंगे? ऑक्सीजन को लेंगे। तो ऑक्सीजन की यहां पर सबसे ज्यादा सांद्रता होती है। चलिए, इस चीजों को नोट किया है, तो इसको मैं अब दूसरी तरीके से समझाता हूं। होता क्या है? इसको रब करो, इसे जरा दूसरे तरीके से समझाते हैं और थोड़ा सा सिंपल अंदाज में देखते हैं, इसे और समझ में आएगा। एक और दूसरे तरीका में समझते हैं प्रेशर पे, जिसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल दबाव जिसको कहते हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए, इस वाले ट्रिक से दूसरा। चलो इतना मत जाइए आप लोग, सिंपल में समझ लेते हैं। ये समझ लीजिए कि वायु कोष्टिका है। ये आपका क्या है? सिंपल समझते हैं, वायु कोष्टिका। वायु कोष्टिका। इस वायु कोष्टिका के अंदर याद रखिएगा, जो दो चीजों के हमें यूटिलाइजेशन करनी है। नाइट्रोजन का हमें कोई काम नहीं है। नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं, 78% नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं? छोड़ भी देते हैं। ठीक है ना, तो जितना हम नाइट्रोजन लेते हैं उतनी नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसका कोई उपयोग नहीं करते। हम किस चीज का उपयोग कर रहे हैं? यहां पर हम उपयोग कर रहे हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो यहां पर और ये नीचे की तरफ, ये समझिए कि ये आप नीचे की तरफ क्या है बेटा जी? ये नीचे की तरफ जो है आपका, ये है रुधिर। इसके अंदर रुधिर केशिका है, रुधिर केशिका। ठीक है, मतलब रुधिर पट्टिका जिसको कह लीजिए, रुधिर केशिका मतलब
जो है रुधिर केशिका, यानी इसको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, रुधिर केशिका। इसके अंदर क्या उपस्थित है बेटा जी? रक्त उपस्थित है, या रुधिर कह लीजिए, रक्त या रुधिर उपस्थित है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो ऑक्सीजन का दबाव होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, कहता है पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं? गैसों के मिश्रण में एक गैस के द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर, आंशिक दबाव जिसको कहते हैं। क्लियर? तो ऑक्सीजन का जो आंशिक दबाव होता है वो होता है 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो होता है लेस देन 40। थोड़ा सा इसको लेवल को बढ़ा करके समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल में, ठीक है ना, याद रखिएगा। कार्बन ऑक्सीजन का आंशिक दबाव कितना है यहां पर? 104। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40 से कम, लेस देन 40। क्लियर? चलिए भाई, यहां इस रुधिर केशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन का दबाव है O2 का, वो है 40 से अधिक, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दबाव है वो है 95 प्लस। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब क्या होगा? प्रकृति क्या कहता है? विसरण। हमने कहा कि वायु कोष्ठिका के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसकी मदद से होता है? वो होता है आपके सामान्य विसरण प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो प्रकृति विसरण में क्या कहता है? प्रकृति क्या कहता है? प्रकृति कहता है कि जहां सांद्रता अधिक होगी, अधिक सांद्रता होगा, वहां से क्या होगा? कम सांद्रता की ओर क्या होगा? बहाव होगा। तो ऑक्सीजन की सांद्रता यहां क्या है? 104, 104, और इस वायु कोष्ठिका के चारों तरफ से जो रक्त केशिकाओं का जाल था उसके अंदर रक्त का, उसके अंदर ऑक्सीजन का दबाव कितना है? 40 प्लस। तो ज्यादा किधर है? ज्यादा है वायु कोष्ठिका के अंदर। तो वायु कोष्ठिका से निकल करके कहां पहुंचेगा ऑक्सीजन? इसके अंदर। किसके अंदर? रुधिर केशिकाओं के अंदर। क्लियर? अब समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब बात करते हैं कि यहां वायु कोष्ठिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव कितना है? -40, 40 से नीचे। यहां कितना है? 95 प्लस, 95 प्लस। ज्यादा किधर है? रुधिर केशिकाओं के अंदर। तो क्या होगा? इस रुधिर केशिकाओं से निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहां जाएगा? अंदर, वायु कोष्ठिका के अंदर। और जो ऑक्सीजन है वो कहां आएगा? नीचे आएगा। मतलब नीचे का मतलब रुधिर केशिकाओं के अंदर। क्लियर? और रुधिर केशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित है? रुधिर। और इस रुधिर के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को आप क्या जानते हैं? ऑक्सीजन का वाहक। हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन को कहते हैं ऑक्सीजन का वाहक। तो ये अपने साथ एक अणु, इसका 4 अणु को क्या करेगा? बांधने की क्षमता रखेगा। बांध करके कहां पहुंचाएगा? ये सीधा पहुंचा देगा आपका कहां? ये पहुंचाएगा आपको कहां? हृदय में। किसकी मदद से? याद रखिएगा, फुफ्फुस शिरा की मदद से। याद रखिएगा, फुफ्फुस शिरा एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। सारी शिराएं अशुद्ध रक्त को ढोने का कार्य करती है। फुफ्फुस शिरा एक अपवाद है जो कैसे? शुद्ध रक्त को, यानी ऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है? फेफड़े से हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर? समझ में आ रहा है फंडा? चलिए, इसको उतार लीजिएगा रिटन डाउन जल्दी से। रब कर दो। चलिए,
चलिए इस पर से पूछे हुए कुछ सवाल सबको हम लोग करते हैं। कुछ सवाल क्या कहता है, पहला सवाल की अगर हम बात करें तो मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए ब्रोंकस, ऑप्शन बी नासिका, ऑप्शन सी वायु कोष्ठिका, ऑप्शन डी आपका ट्रैकिया। क्या होगा आंसर? सवाल पूछा जा चुका है एमयू में। सवाल क्या है? मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो गैस है यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का इंटरचेंज यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, यह प्रक्रिया कहां से होती है? ब्रोंकस में होती है? नहीं भैया, हमने क्या कहा था, ब्रोंकस जो है वो एक पैसेज है, रास्ता है जिससे गैस आता जाता है। नासिका के अंदर नहीं भैया। कहा? वायु कोष्ठिका के अंदर। जी हाँ, वायु कोष्ठिका के अंदर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। बाकी जितने भी ब्रोंकस हैं, नासिका है, ट्रैकिया है, ये सब के सब क्या है? रास्ता है जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल जो पूछा जा चुका है मैं वही सब करा रहा हूं। झींगा का श्वसन अंग है। झींगा का श्वसन अंग है। झींगा जानते हैं? मछली होता है, प्रॉन जिसको कहते हैं, उसका श्वसन अंग है क्या? पहला ऑप्शन फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन आपका गिल्स, तीसरा ऑप्शन चमड़ी, चौथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें सभी क्या होगा? प्रॉन, झींगा। सवाल पूछा जा चुका है। झींगा मछली नहीं लिखा था। मछली जैसे ही देता तो आप लोग फर्दर क्या करते, समझ जाते कि मछलियों का श्वसन अंग तो क्या होता है? गिल्स होता है, इसलिए नाम दे दिया सिर्फ झींगा का। झींगा आता किसके अंदर, अगर किस डिवीजन, किसके अंदर, किस फाइलम के अंदर आता है, याद है जरा? आर्थ्रोपोडा के अंदर। ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं तो उनमें जो श्वसन अंगक है उसका वो क्या है? गिल्स का गिल्स है। याद रखिएगा, झींगा का श्वसन अंगक क्या है? गिल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकिया बना होता है। नंबर 1 अस्थि का, बी उपास्थि के पूर्ण वलय का, उपास्थि के पूर्ण वलय का, सी उपास्थि के अपूर्ण वलय का, अपूर्ण वलय का, डी मांसपेशियों का। क्या होगा आंसर? बताइए फटाक से। देखिए इसमें अगर फंडा क्लियर है तो करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा भैया। फॉर्मूला बेस्ड नहीं है सवाल बायोलॉजी, तो इसलिए एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में किस ई फॉर्मूला नहीं तो वो फॉर्मूला लगा करके, हाइट कम करके, बेस कम करके, ऑप्शन से पुट करके बना लेंगे। इसमें एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो ट्रैकिया मनुष्य में अभी पढ़ा था हमने, जितने अभी सवाल करा रहा हूं सब अभी के पढ़ाए हुए सवाल सब करा रहा हूं। ट्रैकिया किस चीजों का बना हुआ होता है? ट्रैकिया बना होता है अस्थि का। क्या हड्डी सिर्फ होती है इसके अंदर? नहीं, बोन्स नहीं। उपास्थि के पूर्ण वलय का? नहीं भाई, पूर्ण वलय नहीं होते हैं, हाफ रिंग होता है, यानी अपूर्ण वलय का। आंसर क्या हो जाएगा आपका?
उपास्थि के अपूर्ण वलय का बना हुआ होता है। ट्रैकिया किस चीजों का बना हुआ होता है? उपास्थि के अपूर्ण वलय का बना हुआ होता है, याद रखिएगा इसे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मनुष्य का श्वसन अंग है, मनुष्य का श्वसन अंग है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत हल्का क्वेश्चन। क्या है श्वसन अंग? फेफड़ा। डायरेक्टली मैं आंसर ही लिख दे रहा हूं। ऑप्शन क्या दूं? फेफड़ा। आगे बढ़े। चल नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा? गैसों का आदान प्रदान, सवाल पूछा जा चुका है, आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रक्रिया द्वारा होता है बताएं? सामान्य विसरण, कोई प्रासरण, कोई यहां पर ये नहीं, याद रखिएगा। किसके थ्रू? सामान्य विसरण के थ्रू, याद रखिएगा। क्लियर? चल और देखते हैं इस पे सवाल। कहता है कि मनुष्य का, यानी आपका समझ लीजिए कि श्वसन वर्णक क्या है? श्वसन वर्णक कहते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं बेटा बताएं? श्वसन वर्णक किसको कहेंगे? रिस्पिरेटरी पिगमेंट पूछ रहा है सवाल, तो अभी पढ़ा था हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन को। क्लियर? चल नेक्स्ट सवाल, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक, श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? लिखिए फटाक से बताइए, क्या है श्वसन का रासायनिक समीकरण? C6H12O6 + 6O2 एंजाइम की उपस्थिति में क्या देता है? एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है? 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा। क्लियर? समझ में आ रहा बात? तो कुछ इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सब सवाल एमयू में पूछा हुआ मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। बाकी आपको असाइनमेंट भेजा जाएगा, ठीक है ना। और जो भी आप रिफ्रेशर बुक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़िए आप, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बाद आप कोई भी रिफ्रेशर बुक उठाएं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने के लिए जो यहां से आपको पैकेज भेजा जाएगा, जो असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बनाइए। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 15 ईयर के, 15 साल के, तो एटलीस्ट 2005 से लेकर के 2018-19 तक के सेशन वाले को लगाइए आप, ठीक है। समझ में आ रही बात है? उसमें जितने सवाल हैं वो सारे सवाल कीजिए और जो भी डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग हैं, ठीक है। उसको एज अ डाउट आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे सवाल इस तरीके के आप कीजिए एनसीईआरटी में। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से, खासतौर पे बायोलॉजी में, मैथ्स में मैं मानता हूं कि कभी कभी चेंज भी कर देते हैं, लेकिन मैथ्स में भी ए टू जेड उठा करके वैसे देते ही है, ठीक है ना। लेकिन बायोलॉजी में तो खास तौर पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, ठीक है ना, एनसीईआरटी का जो क्लाउड नॉलेज होता है, डिड यू नो दैट करके, क्या हम आप जानते हैं करके जो दिया रहता है, उससे सवाल उठा करके पूछते हैं। तो उस पर फोकस कीजिए, एनसीईआरटी के लाइन पे फोकस कीजिए और उसी से सवाल आएंगे। 17 क्वेश्चंस बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। एटलीस्ट आप अगर एनसीईआरटी पूरा कवर अप करके जाएंगे तो उस वक्त 17 में 15-16 तो आराम से करके आएंगे। तो इसलिए फोकस कीजिए बिल्कुल एनसीईआरटी पे। बाकी लेक्चर देखते रहिए और जो भी डाउट हो वो हमें मैसेज से बताएं, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।